हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। शुरू करते हैं आज की खबरों को, क्या क्या आज की न्यूज़ है देखते हैं। देखिए बच्चे, कुछ ऐसे न्यूज़ आज आपको देखने को मिलेंगी जिन संस्थाओं के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से जो है आप लोगों को मेरी बातों को सुनना है, उन्हें समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, बोर्ड में प्रॉपर नहीं शो हो रहा है ना, 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ। पहली खबर जो है आपकी, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, इसके मंत्रालय के जो मंत्री है अभी स्वतंत्र भारत जिनके पास में है, ये है मिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, एक तो इनका नाम याद रखिएगा। अब इनके द्वारा इनोग्रेशन किया गया है भारत में पहली बार किसी चीज़ का। ये चीज़ क्या है, इन्होंने पुणे के जेजुरी में बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक है, एक ऐसी फैसिलिटी जहां पर कि बायोपॉलीमर बनाया जाएगा। ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा फैसिलिटी है। अभी जो है इसका सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन है, उसके बाद में जब आपका डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो इस चीज़ को जो है आपका नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली सुविधा, पहली फैसिलिटी जो बनाई गई है वो आपका कहाँ पे है, पुणे में, पुणे के जेजुरी में। ठीक है, पुणे आपका महाराष्ट्र में। अच्छा, उसके बाद ये जो आपकी बायोपॉलीमर फैसिलिटी है, यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे पॉलीलैक्टिक एसिड PALA जिसे कहा जाता है, या फिर बायोप्लास्टिक। ठीक है, बायोप्लास्टिक के उत्पादन के लिए स्वदेशी रूप से एकीकृत प्रौद्योगिकी विकसित करने में अग्रणी प्रयास भारत की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका पॉलीलैक्टिक एसिड जो है आपका बायोप्लास्टिक है। ठीक है, मतलब ऐसा प्लास्टिक है जो कि आपका बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ऐसा प्लास्टिक के गुण वाला एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाएगा जो कि बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है, और ये बायोप्लास्टिक बनाने की जो फैसिलिटी है, इसका इनोग्रेशन पुणे में किया गया है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद बच्चे, हम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस सेक्टर में प्रयासों को अगर हम देखें तो अभी अगर हम रिसेंट की बात करते हैं तो 2023-24 का जो सरकार का बजट आया था, केंद्रीय बजट आया था ना, यहाँ पे भारत सरकार ने हरित विकास पर जोर दिया था। भारत को नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो भी आपका है। ठीक है, उसके अलावा 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इसके लाइफ कहा जाता है। ठीक है, इस इनिशिएटिव को लाइफ कहा जाता है। केंद्र ने बायो ई3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को भी मंजूरी दी है। और भारत अब बायोटेक में दुनिया में 12वें और एशिया प्रशांत में 3रे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में अगर आप लोग देखेंगे तो कंटिन्यूअसली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो लगातार कुछ ना कुछ कर रही है। ठीक है, अभी हमने 2023-24 में एक जो बजट है उसमें भी देखा कि किस तरीके से ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और ग्रीन एनर्जी में सिर्फ आपका हाइड्रोजन का उत्पादन नहीं आता है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नहीं आता, उसमें बच्चे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में काम किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में काम करके जो है आपका बायोप्लास्टिक बनाया जा रहा है, मतलब वो चीज़ें जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उनके सब्स्टिट्यूट ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में अगर आप लोग देखेंगे तो इतने सारे इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग समय पे अपनी तरफ से शुरू किए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चे आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बायोपॉलीमर की बात करें ना, तो बायोपॉलीमर बच्चे आपका अलग अलग सोर्सेज से बनाया जा सकता है। जैसे कि ये आपका नेचुरल सोर्सेज से भी बनाया जा सकता है, ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्स से भी बनाया जा सकता है, सिंथेटिक से बनाया जा सकता है। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल से भी आपका बनाया जा सकता है। इन सभी से बनने वाले जो बायोपॉलीमर्स हैं उनके एग्जाम्पल आपके अलग अलग हैं। जैसे कि नेचुरल रिसोर्स में अगर हम बायोपॉलीमर की बात करें बच्चे, तो जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, जिसे सैकेराइड कहते हैं। ठीक है, जो आपका पॉलीसैकेराइड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज के ही वो है एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें आपका सेलुलोज हो गया, आपका साइटिन हो गया, आपका स्टार्च हो गया, ये सारे के सारे जो हैं आपके बायोपॉलीमर के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लेकिन हम एक ऐसा बायोप्लास्टिक बनाएंगे, ऐसा बायोपॉलीमर बनाएंगे जिसमें प्लास्टिक के जैसे ही गुण हो जैसे हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक ना हो। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया की तरफ से जो है आपका एक इंपॉर्टेंट प्रयास रही गई है। और इसका इनोग्रेशन कहाँ पे किया गया है, पुणे में। पुणे में जो जगह है ना, इसका नाम है जेजुरी। ठीक है, तो जेजुरी नाम की जो जगह है पुणे में है, महाराष्ट्र में है।
अगली न्यूज स्टेट से है। तेलंगाना स्टेट ने कास्ट सर्वे इनिशिएट करने की घोषणा की है। तेलंगाना की अगर हम वर्तमान बात करें, यहाँ पे जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट है। वर्तमान में इसके जो सीएम है तेलंगाना के, उनका नाम है AR रेड्डी, यानी कि रेवंत रेड्डी। ठीक है, नाम याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपके गवर्नर हैं, इनका नाम है जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, तो दोनों का ही नाम बच्चे आपको याद रखना है, जिनके गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। अब तेलंगाना की जो जाति सर्वेक्षण शुरू होगा, तेलंगाना हमारे देश का कौन सा नंबर का स्टेट होगा जो कि ये कास्ट सर्वे स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो तेलंगाना बच्चे आपका बिहार के बाद और आंध्र प्रदेश के बाद में, सबसे पहले बिहार ने किया था, उसके बाद में आंध्र प्रदेश ने किया, अब तीसरे नंबर का राज्य बनेगा तेलंगाना। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर भारत में कास्ट सर्वे की हिस्ट्री की बात करें बच्चे, तो बिहार स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने कि 2023 में जाति जनगणना रिपोर्ट आयोजित की और प्रकाशित भी कर दी, पब्लिक भी कर दी। ठीक है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश ने 2024 की शुरुआत में जाति जनगणना रिपोर्ट आयोजित की और प्रकाशित की। उसके पहले अगर हम बात करें, किसी एक स्टेट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया था क्या? लिया था 2015 में कर्नाटका सरकार ने। ठीक है, 2015 में कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाति जनगणना कराई थी, जिसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। भारत में सबसे पहला स्टेट जिसने की जाति जनगणना करवाई थी कर्नाटका 2015, लेकिन उन्होंने वो रिपोर्ट जो है पब्लिक नहीं की थी। उसके बाद में जो है आपका उसके बाद में बिहार गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और बिहार गवर्नमेंट ने इसे कंप्लीट किया। उसके बाद में आप लोगों ने बीच में नाम सुना होगा, उड़ीसा गवर्नमेंट भी ये करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। ठीक है, उसके बाद में करने वाला और प्रकाशित करने वाला जो स्टेट है वो आपका आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में तीसरे नंबर का स्टेट जो है आपका तेलंगाना है, जो कि जाति सर्वेक्षण शुरू करेगा। ठीक है, अब जब शुरू करेगा, जब इसकी रिपोर्ट जो है पब्लिक होगी तो हम इसे पढ़ेंगे इसे भी। ठीक है, तो अभी फिलहाल याद रखिएगा, तेलंगाना हमारे देश का तीसरा ऐसा राज्य है जो कि जाति सर्वेक्षण करने वाला है अपने स्टेट में। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है, ये मैं आपको कह रही थी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग पहली बार सुनेंगे, इसे बच्चे ANRF कहते हैं। ठीक है, ANRF क्या है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF। अब जो ANRF है ना, ये आपका एक न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अभी पिछले साल ही जो है आपका इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनने के बाद पहली बार 2024 में 2 नई स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, तो पहले तो इस अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। जो फाउंडेशन बना है आपका अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। ठीक है, इसका थोड़ा सा नाम याद रखिएगा बच्चे। हिंदी में जो ए है ना, ये आपका अनुसंधान है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, इसका जो नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिसर्च के सेक्टर में बनाया गया एक फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है। ठीक है, पहले तो इसी की बात कर लेते हैं, उसके बाद में स्कीम की बात करेंगे। पहले ANRF की बात करते हैं। ANRF अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन 2023 अधिनियम के तहत स्थापित एक संगठन है। अभी पिछले साल ही आपका बना है। ये क्यों बनाया गया है? ANRF का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान और विकास, R&D जिसे हम कहते हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको बढ़ावा देना इसका काम है, इसे डेवलप करना इसका काम है। और विश्वविद्यालय, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, अनुसंधान संस्थान है, R&D प्रयोगशाला है, लेबोरेटरीज हैं, यहाँ पे अनुसंधान को वित्त पोषित करना, समन्वित करना और बढ़ावा देना। बेसिकली जो है आपका R&D को इनकरेज करना, उसे फंड देना। ठीक है, और उसे जो है रेगुलेट करना, ये सारा का सारा जो है इसी का काम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना है, एक नया फाउंडेशन बना है, इसका नाम है ANRF। और इन्होंने 2 नए मिशन, 2 नए इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पहला जो इनिशिएटिव है वो है आपका PMECRG और दूसरा इनिशिएटिव है इसका महा-EV मिशन। ठीक है, तो दोनों के बारे में जल्दी जल्दी बता देती हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है याद करने के लिए, बस इतना याद रखिएगा कि इस स्कीम का, इस मिशन का संबंध किस क्षेत्र से है, और फिर जो है आपका दूसरा मिशन है, इसका नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, महा-EV। EV का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो पहले इसे पढ़ लेते हैं। ये जो आपका PMECRG है, PMECRG का फुल फॉर्म है बच्चे प्राइम मिनिस्टर अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान इसका नाम है। अच्छा, ये जो आपका मिशन है, ये जो आपका स्कीम है, क्या करता है? जो प्रारंभिक कैरियर शोध करता है, जो अपने कैरियर की अभी शुरुआत कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, R&D में, रिसर्च के फील्ड में जो व्यक्ति अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, उनको ग्रांट देने से रिलेटेड है। गवर्नमेंट क्या करेगी? उन्हें इंक्रीज करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट उन्हें जो है, जो भी उनको चीज़ें चाहिए, उनको जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना
कि जो प्रारंभिक कैरियर शोधकर्ता हैं उनको देश की परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल होने और भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की उन्नति में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका, उन्हें हेल्प किया जाएगा। दूसरी जो आपकी स्कीम है ये है आपका महा ईवी स्कीम। महा का मतलब है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। ठीक है, ये जो है इसका पूरा नाम है। और ईवी का मतलब है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, अब ये जो आपका मिशन है बच्चे, ये लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी इसके घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनको भारत में बनाने से, ठीक है, इसका संबंध क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जितने कंपोनेंट चाहिए होते हैं ना, उनको जो है भारत में बनाया जाएगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? जैसे इसमें आपका बैटरी सेल होता है, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, मशीन होता है, ड्राइव्स होता है, ठीक है, पीएमईडी होता है, ठीक है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बेसिकली जो है ईवी में जितने भी आपके कंपोनेंट होते हैं उन सभी को भारत में डेवलप करने से रिलेटेड जो है आपका ये मिशन है। ठीक है, तो दो मिशन है। एक तो जो आपके नए रिसर्चर्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? हेल्प करेगी। ठीक है, और दूसरा जो है आपका महा ईवी है। ईवी मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के जितने भी कंपोनेंट है उन्हें भारत में डेवलप करने के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी, अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये दो मिशन जो है इसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और 2023 में बच्चे संस्था बनी थी। ठीक है, 2023 में आपकी संस्था बनी थी और 2024 में इसने अपने नए सबसे पहले कह सकते हैं कि सबसे पहले 2 इनिशिएटिव इसने लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो ANRF क्या देखिएगा 2023 में बना हुआ फाउंडेशन है। स्थापना वर्ष भी आपको पूछा जा सकता है। अगली न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने एक संस्था का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। जब आप खाने की चीज़ों को खाते हैं तो वहाँ पे एक संस्था का नाम लिखा होता है। इस संस्था का नाम है FSSAI। ठीक है, भारत में बेसिकली बच्चे जो भी चीज़ें खाने की बिक रही हैं ना, वो बिना इनके अप्रूवल की नहीं बिकती हैं। ठीक है, जो भी चीज़ सार्वजनिक तौर पे बिक रही है खाने की, वो बिना इनके अप्रूवल की नहीं बिकती हैं, क्योंकि इनके द्वारा पहले टेस्ट किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो मार्केट में खाने के लिए निकला है वो खाने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इनके अप्रूवल के बाद ही हम कोई चीज़ जो है मार्केट से खरीद करके खा पा रहे हैं। ठीक है, तो FSSAI के द्वारा अभी क्या किया गया है, एक डिसीजन इन्होंने लिया है जो थोड़ा सा चिंताजनक है। मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखिए, इन्होंने बच्चे थैलेसीमिया हो गया, एक आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, इन दोनों बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं, इन लोगों के लिए ना जो हमारे मार्केट में जो आयरन फोर्टिफाइड फूड होता है, आयरन फोर्टिफाइड फूड का मतलब होता है कुछ ऐसा भोजन, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कि आयरन को ना बाहर से जो है आपका उसमें भरा जाता है, उसमें आयरन युक्त बनाया जाता है उसे। ठीक है, तो उस प्रकार के भोजन पे ना एक वार्निंग लिखी होती थी कि वो जो थैलेसीमिया के पेशेंट है या फिर जो आपके सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट है वो इस भोजन को ना खाएं। ठीक है, तो इस तरीके की चेतावनी वहाँ पे लिखी जाती थी। लेकिन अभी FSSAI ने क्या किया है कि अमेंडमेंट कर दिया है, करने की मतलब इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इसमें जो है अमेंडमेंट किया जाएगा और इस चेतावनी को हटाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो थैलेसीमिया से ग्रसित लोग हैं, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित लोग हैं, ये उनके लिए थोड़ा सा चिंताजनक बात है कि अगर वो जो भोजन खा रहे हैं और वो उनके लिए हार्मफुल है, क्योंकि थैलेसीमिया का जो मरीज होता है बच्चे, सिकल सेल एनीमिया का जो मरीज होता है ना, उन्हें कम आयरन लेने के लिए कहा जाता है। ठीक है, या फिर बिल्कुल ही आयरन इंटेक उनके लिए मना किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, तो जब ऐसा भोजन वो खाएंगे जिसमें कि आयरन को आपका ज़्यादा भरा गया है, उसकी मात्रा जो है उसमें बढ़ाई गई है, वो आयरन युक्त जो है उसे बनाया गया है, तो ऐसा भोजन खाने से कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा है ना। तो इस तरीके से जो है आपके ये न्यूज़ सामने आ रही है कि FSSAI ने क्या किया है, एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आयरन फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों पे जो महत्वपूर्ण चेतावनी लिखी जाती है उसके लेबल को हटाने के लिए जो है इन्होंने क्या किया, एक संशोधन को लाने की बात की है। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो लेबल अभी लगता है ना करंटली, जो आयरन फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं वहाँ पे क्या क्या लेबल लगता है। तो करंटली बच्चे आयरन फोर्टिफाइड प्रोडक्ट में आपका लेबल लगता है, जैसे कि आपका पहला लेबल है, पीपल विथ थैलेसीमिया मे टेक अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड पर्सन्स विथ सिकल सेल एनीमिया आर एडवाइज्ड नॉट टू कंज्यूम आयरन फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट। ठीक है, ये लिखा जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये हटाने के लिए जो है FSSAI संशोधन करने की बात कर रहा है। तो अभी ये होता है ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा लोगों की वो भी आ रही है चिंताएं। में जैसे बोल रही हूँ कि जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं वो उस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर उसके जो भोजन है अगर वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, अब बच्चे ये दोनों ही बीमारियाँ जो ऐसी है ना, सिकल सेल एनीमिया जो है आपका, एनीमिया है तो हर दूसरी महिला में भारत में है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो है आपका एक थोड़ी सी जिन बीमारी को कहते हैं ना रेयर बीमारियाँ हैं। ठीक है, तो उस प्रकार की बीमारियाँ हैं। तो
FSSAI को अब देखते हैं कि कितना वो बातें सुनते हैं, इसे अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता है, संशोधन में क्या किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपका ये किया जा रहा है कि इस जो ये आपका मैंडेटरी एक तरीके से कह सकते हैं ना चेतावनी, इस चेतावनी को हटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका चर्चाओं में है, याद रखिएगा। और ये जो आपकी मैंडेटरी एडवाइजरी थी ना, ये FSSAI का जो 2006 का अधिनियम था, इसके तहत जो है इसे एक्सेप्ट किया गया था और 2018 में जो है वैधानिक विनियमों में शामिल इसे किया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है किस तरीके से जो है आपकी बातें हो रही हैं। थैलीसीमिया और जो आपके सिकल सेल एनीमिया के जो लोग हैं उनके लिए चिंता वाली बात है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे एक शब्द आया है फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट। फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट क्या होता है? फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट बच्चे आपका जब कोई चीज़ हमारे मार्केट में होती है ना, जब खाने को बेचा जाता है, एक तो वो भोजन है जो कि आप खुद ही बना करके खुद ही उगा करके जो है खा रहे हैं। ठीक है, एक वो भोजन है जो मार्केट में आपको बेचा जा रहा है। ठीक है, और उसका एक ही उद्देश्य कि आपको न्यूट्रिशन दिया जाए, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फूड प्रोडक्ट को जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि लोगों को न्यूट्रिशन मिले, है ना, ताकि लोगों का जो है पेट भर सके, तो उसके लिए जो है आपका ये किया जाता है। तो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट को WHO के द्वारा, FAO के द्वारा जो है आपका इनके द्वारा जो है अप्रूवल प्राप्त है। ठीक है, और फोर्टिफाइड में जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसमें ये बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जो खाना होता है ना, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट को उसमें जो है आपका एक्स्ट्रा बाहर से माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। बस इतना ये जो प्रोडक्ट होते हैं उसे आपका फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, और क्या क्या जोड़ा जाता है, जैसे में आपका विटामिन जोड़ा जा सकता है, जैसे कि मिनरल जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, जैसे कि आप आयरन फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि इन प्रोडक्ट में जो है आयरन को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये आपके फोर्टिफाइड प्रोडक्ट होते हैं, और इसमें आपके जो कॉमनली बहुत ज़्यादा जो आपके दिए जाते हैं, जैसे कि चावल है बच्चे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपके फोर्टिफाइड राइस देती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके सीरियल्स होते हैं, जो आपकी दालें होती हैं, उनको भी जो है फोर्टिफाइड बना करके जो है आपका बेचा जाता है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली प्रोडक्ट है, जैसे कि आपके सीरियल्स, दाल वाले जो प्रोडक्ट हो गए, जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, फैट और ऑयल हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है फोर्टिफाइड बना करके ही जो है मार्केट में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट की प्रोसेस क्या होती है, फोर्टिफाइड जो फोर्टिफिकेशन होता है उसकी प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, और दूसरा जो है ये चर्चाओं में किस वजह से है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगली न्यूज़ आपकी, नोबेल इस बार के घोषित हो चुके हैं लगभग सारे ही। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ भी लिए हैं। तो अगला आज का जो आपका नोबेल है ये है आपका अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को नोबेल दिया गया है। तीनों का नाम अगर आप जोड़ देना तो एक व्यक्ति का नाम निकल करके आता है, डैरन साइमन जेम्स। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, डैरन साइमन जेम्स। ठीक है, तीनों के नाम का जो पहला लेटर है, पहला जो शब्द है, डैरन साइमन और जेम्स। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के एक ही नाम याद रखिएगा। डैरन साइमन जेम्स को 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, क्यों दिया गया है, इन्हें बच्चे दिया गया है अध्ययन के लिए। किस चीज़ में अध्ययन के लिए, इन्होंने एक चीज़ पर रिसर्च किया, और वो चीज़ क्या है आपका, कि इंस्टीट्यूट कैसे बनते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट कैसे बनते हैं और वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके लिए जो है इन्होंने अध्ययन किया था, उसके लिए इन्हें 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, नाम आपको इनका याद रखना है। उसके अलावा बच्चे अगर हम इकोनॉमिक्स की नोबेल की बात करें तो इकोनॉमिक्स का नोबेल जो है, बाकी सारे नोबेल तो 1901 में स्टार्ट हो गए थे, इकोनॉमिक्स का नोबेल जो है बाद में दिया जाना शुरू हुआ। 68 में सबसे पहली बार इसकी घोषणा हुई थी, और 69 में जो है पहली बार आपका दिया गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बाकी ये जो आपका पुरस्कार है, इसे ऑफिशियली क्या कहा जाता है, तो ऑफिशियली मैं इसका नाम आपको बताती हूँ। ये ऑलरेडी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इकोनॉमिक्स के नोबेल को ऑफिशियली क्या कहा जाता है, या फिर नोबेल को ऑफिशियली क्या कहा जाता है। देखिए, बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, ये जो है इसका आधिकारिक नाम है। ठीक है, बहुत लंबा नाम है, हम शॉर्टकट में कहते हैं नोबेल प्राइज। ठीक है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, और तीनों का नाम काफ़ी आसान है, जोड़ करके एक ही नाम आपको याद रखना है, डैरन साइमन जेम्स। ठीक है, डैरन साइमन जेम्स आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, एक ऐप से रिलेटेड है। हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा एक नया मोबाइल पोर्टल, एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसका नाम है आपका ई माइग्रेट। बेसिकली ई माइग्रेट का संबंध किस चीज़ से है, ई माइग्रेट जितने भी भारतीय प्रवासी हैं, ठीक है, उनके लिए जो आवागमन है, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जो उनका आवागमन है, उसे सुरक्षित बनाने के लिए, उसे लीगल बनाने के लिए जो है आपका
आपका ये एप्लीकेशन काम करता है। और इसमें अभी अगर हम बात करें बच्चे तो लगभग 2.81 लाख रजिस्टर्ड लोग जो हैं इसमें आपके आ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो आवागमन है एक दूसरे देश में जाना, ये जो है जो सतत विकास लक्ष्य है बच्चे, जो SDG हैं यूएन के, यूनाइटेड नेशन के, उसमें भी जो है आपका इस बात को रखा गया है। और यूनाइटेड नेशन का जो सतत विकास लक्ष्य नंबर 10 है, ठीक है, टोटल 17 है, उसमें से जो 10वें नंबर का जो आपका लक्ष्य है उसमें जो है आपका आता है, उसके अंडर में आपका ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो पोर्टल का नाम याद रखिएगा और पोर्टल का संबंध किस चीज़ से है, बस इतना आपको याद रखना है। अब 3 छोटी छोटी खबरें हम पढ़ते हैं, उसके बाद में सेशन आपका समाप्त है। सबसे पहली न्यूज़ है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का भारत में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। भारत में अगर हम बात करें जो शूटिंग की जो सबसे सर्वोपरि संस्था है जो कि शूटिंग को भारत में रेगुलेट करती है, इस संस्था का नाम है आपका भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, ठीक है, NRAI, भारत में निशानेबाजी की सर्वोच्च संस्था है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इस बार 2025 का जो ये पूरा जूनियर कप विश्व जूनियर वर्ल्ड कप है, ये 2025 में भारत के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगली जो न्यूज़ है ये आपकी डिफेंस से रिलेटेड है। आपको वाइस एडमिरल कविता सहाय का नाम याद रखना होगा। क्यों याद रखना है? क्योंकि बच्चे ये नौसेना की जो मेडिकल सर्विस होती है, ठीक है, चिकित्सा सेवा होती है, यहाँ पे इन्हें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और पहली महिला ऑफिसर बनी है इंडियन नेवी के अंदर जिन्हें की चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा वाइस एडमिरल कविता सहाय का नाम, क्योंकि इन्हें चिकित्सा सेवा नौसेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगली जो न्यूज़ है ये भी आपका इंडियन नेवी से ही रिलेटेड है। भारतीय नौसेना की सबसे बहुप्रतीक्षित और सबसे बड़ी नौकायन रेगाटा होती है, इसका नाम है भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप, ठीक है, शॉर्टकट में से INSC कहा जाता है। ये 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 19 अक्टूबर 2024 तक ये आपका चलेगा, ठीक है। और कहाँ पे होगा? जगह का नाम बेसिकली आपको याद रखना है, इस जगह का नाम है आपका एजिमाला, ठीक है। एजिमाला आपका केरला में है। यहाँ पे जो है इंडियन नेवी की जो सबसे बड़ी रेस होती है, रेगाटा जिसे हम कहते हैं ना, जो वाटर रेसिंग होती है, उसको INSC कहा जाता है। इंडियन नेवी की ऑफिशियल जो है आपका वाटर रेगाटा होती है और ये इस बार 2024 में कहाँ पे हो रही है? एजिमाला केरला में आपका स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तीनों चीज़ें याद रखिएगा, एक एक लाइन की है, बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाली है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने पिछले कुछ समय में अलग अलग पोस्टों पर नियुक्ति ली है, हमारी जो डिफेंस सर्विसेज हैं, और वहाँ पर पहली बार नियुक्ति ली है, ठीक है। तो याद रखना इंडियन नेवी की जो मेडिकल सर्विस होती है, ठीक है, चिकित्सा सेवा नौसेना, उसकी महानिदेशक के पद पे पहली बार किसी महिला की नियुक्ति हुई है, नाम है इनका कविता सहाय, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा बच्चे अगर आप लोग RRB JEE की RRB LP की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उसका रिविजन कर रहे हैं, तो आप लोग मेक इट ईजी के साथ में जुड़ करके भी ये काम कर सकते हैं। मेक इट ईजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे लाइव बैच जो है आपका चल रहा है जिसमें कि आपको आपके CBT 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है, ALP की भी और आपके RRB JEE की भी, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना चाहते तो मेक इट ईजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, सिविल वालों के लिए मेक इट ईजी सिविल मोबाइल एप्लीकेशन है। आप लोग जुड़िए और हमारे साथ में तैयारी करिए। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।